Let's start with a small prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Okay, let's start. आज का है इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस में आज के वीडियो कोर्स जो अपना ये चल रहा है, इस वीडियो कोर्स में मैंने यूनिट 2 में से एक चैप्टर और यूनिट 3 में से 4 चैप्टर, जो लास्ट वीडियो कोर्स आईएफ का आपने देखा था, उस लास्ट वीडियो कोर्स में मैंने यूनिट नंबर 1 कवर अप किया था। इसमें मैंने यूनिट नंबर 2 में से एक चैप्टर और यूनिट नंबर 3 में से 4 चैप्टर कवर अप किए हैं। वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, दो टेक्निकल बातें हैं, वो समझ गए तो कुछ भी टफ नहीं है। आइए, पहला पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मैं सिंपल भाषा पूछता हूँ, कभी सब्जी मंडी गए हैं, वेजिटेबल मार्केट गए हैं, कभी जवेरी बाजार गए हैं, बुलियन मार्केट गए हैं? क्या होता है एग्जैक्टली जवेरी बाजार में, क्या होता है? तो पहला वर्ड देखिए, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। क्या खरीदा जा रहा है? सर भाजी खरीदी जा रही है, भाजी बेची जा रही है। सोना चांदी खरीदा जा रहा है, सोना चांदी बेचा जा रहा है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, मगर किसका? फॉरेन करेंसी का। उसके बदले में क्या दिया जा रहा है? डोमेस्टिक करेंसी। से एग्जांपल, मैंने डॉलर खरीदा तो मैंने सामने रुपीस दिया। अच्छा, मैंने डॉलर बेचा तो मुझे रुपीस मिला। सो डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा है फॉरेन करेंसी के साथ। इस मार्केट का दूसरा नाम है फॉरेक्स मार्केट। इसी मार्केट का दूसरा नाम है फॉरेक्स मार्केट। वापस से क्या करते हैं? अपनी करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, किसी और करेंसी को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। अभी ये जो पेमेंट होता है, तो ये पेमेंट जो होता है फास्ट होना चाहिए। तो टी टेलीग्राफिक ट्रांसफर इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द परचेस पावर। एग्जाम्पल है, आपको रुपीस ट्रांसफर करना है और उसको तुम्हें डॉलर ट्रांसफर करना है, तो किसकी मदद लेंगे? टेलीग्राफिक ट्रांसफर। उधारी चाहिए? हाँ हाँ, इंग्लिश में क्रेडिट फंक्शन। कहां से मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अरे यार, रिस्क है। डॉलर का दाम कभी बढ़ता है तो डॉलर का दाम कभी कम होता है। तो ये रिस्क से बचना है, हेज करना है, तो हेजिंग फंक्शन के लिए भी कौन सी मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, दो मेजर फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन, उधारी चाहिए तो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। रिस्क से बचने के लिए हेज करना है तो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सवाल आया, who are the participants in foreign exchange market? Who are the participants in what? Importer, exporter। अच्छा, मैंने माल बेचा, फॉरेन से माल खरीदा, हनीमून पे जाने का है टूरिस्ट, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने इन्वेस्टर। आई एम अ ट्रेडर, बिजनेसमैन, स्पेक्यूलेटर, कमर्शियल बैंक, ब्रोकर्स, सेंट्रल बैंक। ये सारे लोग, ये जो ऊपर वाली मार्केट की बात चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं हूं स्पेक्यूलेटर। क्या? पहले तो स्पेक्यूलेट, सिंपल भाषा बोलो यार, सट्टेबाज, जुगारी, मौके का फायदा उठाने वाला। देखो इंग्लिश में लिखा है, टू बेनिफिट फ्रॉम द मूवमेंट इन द करेंसी एक्सचेंज रेट। अरे मौका है, शॉर्ट सेलिंग, खरीद लो और बेच देंगे, फायदा होगा तो। अच्छा, ऐसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हर जगह पर है। लंदन की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वो वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट, लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। अच्छा, फेड वायर, अभी ये जो पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, ओके, मगर रियल टाइम। ओके, व्हाट इज रियल टाइम? पहले मैं समझाता हूँ। अरे तूने मैसेज किया मैडम को, आइटम को तूने मैसेज किया और मैडम ने तुरंत रिप्लाई दिया भाई, तो तुरंत होना इज कॉल्ड रियल टाइम। तुरंत सेटलमेंट होना चाहिए। मैंने रुपीस भेजा, तू वहां से डॉलर भेज, तुरंत सेटलमेंट। सो फंड्स शुड बी ट्रांसफर्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिकली मैनर।
कौन ऑपरेट करता है? यूनाइटेड फेडरल रिजर्व बैंक। जैसे इंडिया की क्या है? आरबीआई, वैसे अमेरिका की जो रिजर्व बैंक है दैट इज फेडरल रिजर्व बैंक। और एक सिस्टम है स्विफ्ट। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में व्हाट डू कॉल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उसका फुल फॉर्म पूछेंगे। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, पहला पॉइंट, जो मौके पे चौका मारता है, मौके का फायदा उठाता है, थोड़ा एक्सचेंज रेट में चेंज आया, चलो उसका फायदा उठा लूं, सट्टेबाज, जुआ, स्पेक्यूलेटर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लंदन। फेड वायर, रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट हो, रियल टाइम में ग्रॉस फंड ट्रांसफर होना चाहिए, कौन ऑपरेट करता है? यूनाइटेड फेडरल रिजर्व बैंक। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। फॉरेन एक्सचेंज रेट, अभी आपने जो लास्ट वीडियो कोर्स किया था, लास्ट वीडियो कोर्स में आया था, अगर आप डॉलर खरीदते हो और 2 दिन के अंदर सेटलमेंट हो विद इन 2 वर्किंग डेज तो स्पॉट, और 2 दिन के बाद कोई भी फ्यूचर के डेट पे सेटलमेंट हो तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, आज मैंने डॉलर खरीदा, सिंपल सिंपल सिंपल, आज मैंने डॉलर खरीदा और 2 दिन के अंदर मुझे डॉलर का डिलीवरी मिला तो इट इज कॉल्ड स्पॉट एक्सचेंज रेट। और मैंने आज डॉलर खरीदा पर उसकी डिलीवरी मिलेगी आफ्टर 2 वर्किंग डेज, कोई भी फ्यूचर के डेट पे, तो उसको कहेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, AFM। सिंपल भाषा में इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट। सिंपल भाषा में इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट, वेरिएबल करेंसी का इंटरेस्ट रेट और बेस करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट, और वो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस इज कॉल्ड annualized forward margin, annualized forward margin, and it is expressed in percentage, it is expressed in percentage। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो करने वाले हैं, होल गेट प्रिंसिपल। होल गेट प्रिंसिपल कहता है अगर प्रीमियम है तो ऐड होएगा, डिस्काउंट है तो लेस होएगा। अपनी जो मेन मैम है ताइबा मैम ने इसके अगर आपको सम करवाया तो फाइन है। नीचे कोट दिया गया USD/CAD जो भी है, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट ढूंढना है। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट हिंदी में आज के 1 महीने के बाद क्या रेट रहेगा, 1 महीने के बाद क्या रेट रहेगा। पर उसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं 23-33। अच्छा, बढ़ा कि कम हुआ? सर 23 का 33 हुआ तो बढ़ा, तो ये प्रीमियम है, तो इसको जो ओरिजिनल कोट है उसको क्या किया जाएगा? ऐड। ओके, और नीचे वाला देखो, मुझे 3 महीने के बाद का रेट ढूंढना है, 3 महीने के बाद का रेट ढूंढना है, फॉरवर्ड रेट ढूंढना। पर 33 का पॉइंट्स हो रहा है 23, बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ मतलब इट इज एट डिस्काउंट। तो जो ऊपर का कोट है USD/CAD उसमें से डिडक्ट होएगा, उसमें से क्या होएगा? डिडक्ट होएगा। अच्छा, प्रीमियम रहेगा तो, अच्छा पहले प्रीमियम है कैसे पहचानेंगे? 23 का 33 हुआ, बढ़ा तो प्रीमियम है तो ऐड किया जाएगा। 33 का 23 किया, कम हुआ तो डिडक्ट किया जाएगा। मुझे डॉलर खरीदना है, ओके, तो कहां जाऊंगा? तो आरबीआई ने जिन जिन को लाइसेंस दिया है, आरबीआई ने जिन जिन को परमिशन दिया है कि डॉलर खरीद सकते हैं, डॉलर बेच सकते हैं, तो वो लोगों को कहते हैं ऑथोराइज मनी चेंजर। दो विशेष बात, आरबीआई ने जिन जिन को लाइसेंस दिया है, परमिशन दिया है कि वो लोग, एग्जाम्पल है आप कोई फर्म हो कि कोई होटल हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको बुलाया जाएगा ऑथोराइज मनी चेंजर। सारे डीलर्स मिलकर एक मित्र मंडल बनाते हैं, सारे डीलर्स मिलकर एक मित्र मंडल बनाते हैं, तो उस मित्र मंडल का नाम है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स
एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सारे डीलर का मित्र मंडल ऑफ इंडिया, फेडाई, फेडाई का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, दो टेक्निकल कॉन्सेप्ट हम इस स्लाइड पे कर रहे हैं, फेरा फेमा। इसमें टोटल मिलकर तीन अलग अलग व्हाट यू कॉल एमसीक्यूज है। पहले फेरा का फुल फॉर्म, फेमा का फुल फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इज फेरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज फेमा। ये कौन से साल में आया था? 1973। वो कौन से साल में आया था? 1999। इसमें कितने सेक्शंस है? 81। उसमें कितने सेक्शंस है? इन शॉर्ट कितने चैप्टर्स है? 49। फेरा कभी आया था? तो बहुत विशेष बात है, फेरा आया था जब इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन अच्छी नहीं थी। फेरा कभी आया? जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन इंडिया की अच्छी नहीं थी। फेमा कभी आया? जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन क्वाइट अच्छी थी। फेरा आया जब हम भिखारी थे। ओके, अगर आप कोई कायदा तोड़ते हो, कोई कायदा तोड़ते हो तो ऑफेंस है, तो आपको जेल में डाल जाएगा सलाखों के पीछे। फेमा में कोई कायदा तोड़ते हो तो पहले कहेंगे जुर्माना भरो, और जुर्माना नहीं भरोगे तो जेल के सलाखों के पीछे। ओके, इधर बोल दिया अगर आप कोई कायदा तोड़ते हो तो जेल के सलाखों के पीछे, इधर कोई कायदा तोड़ते हो तो पहले आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी, या तो फिर आप जेल के सलाखों के पीछे। फेरा का फुल फॉर्म, फेमा का फुल फॉर्म, फेरा कभी आया, फेमा कभी आया। और अगर कोई कायदा तोड़ते हो तो इतना आपको समझना है। बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट, यूरो करेंसी मार्केट। बैच जरा सुनो प्लीज, आपको जरा चक्कर आएगा, जरा सुनो प्लीज। आईएफ में दो मार्केट है, आईएफ में दो मार्केट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अलग होती है, यूरो करेंसी मार्केट अलग होती है। सर क्या फर्क है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीदा जाता है, बेचा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीदा जाता है, बेचा जाता है डॉलर्स। लोन ली जाती है, लोन दी जाती है, यूरो करेंसी मार्केट। अच्छा, लोन ली जाती है, लोन दी जाती है, यूरो करेंसी मार्केट। अच्छा, तो पहले अभी जो ये तीन बॉक्स है, ये पूरे चैप्टर का एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड समझेंगे तो ही आपका काम होगा। ब्रेटन वुड्स सिस्टम करके था, वो कोलैप्स हुआ। फिर स्मिथसोनियन एग्रीमेंट हुआ, वो भी कोलैप्स हुआ। उस टाइम पे यूएस का, यूएसए का बैलेंस ऑफ पेमेंट में सीवियर डेफिसिट था। हिंदी में यूएस की हालत खराब थी। उस वजह से यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस डालना शुरू किया। ओके, ये पहले हिस्ट्री। सी, आगे का पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको ये बेस क्लियर होना चाहिए। आप प्लीज ये बेस जरा बराबर सुनिएगा। ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हुआ, स्मिथसोनियन एग्रीमेंट भी कोलैप्स हुआ, तो यूएस की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी उसकी हालत खराब थी, सीवियर डेफिसिट। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस डालना शुरू किया। तो उसके इन्वेस्टर्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे, उनको ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए था। सो वो लोग लंदन चले गए, और जो ट्रांजैक्शन यूएसए में होते थे अभी वो किधर होने लग गए? लंदन में। सो अभी मैं पूरे चैप्टर का सीक्रेट खोल रहा हूं। यूएस डॉलर वो तो यूएसए की करेंसी है, यूएस डॉलर वो तो यूएसए की करेंसी है, पर वो कहां पर उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है? यूके में। यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन किधर हो रहा है? यूके में। सो यूके में यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी है। वापस लंदन में यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी है, हाँ, क्योंकि लंदन की करेंसी तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है।
तो उस फॉरेन करेंसी को इंग्लिश में कहते हैं यूरो करेंसी। अभी बैच प्लीज सुनो, ताइबा खान ने जो यूरो लिखवाया ना वो अलग है और यूरो करेंसी अलग है। वो यूरो, वो तो लास्ट अगर आपने वीडियो कोर्स देखा रहेगा, यूरो 19 कंट्रीज की जो करेंसी, 19 कंट्री की जो करेंसी है वो यूरो है। और यूरो अलग और यूरो करेंसी अलग। यूरो मतलब वो करेंसी, और यूरो करेंसी का मतलब है फॉरेन करेंसी। बस, यूरो करेंसी का मतलब है फॉरेन करेंसी। अभी क्या रेस्ट्रिक्शन डाला रहेगा, क्या रेस्ट्रिक्शंस डाला रहेगा कि उनको यहां से वो लोग चले गए? तो पहले रेस्ट्रिक्शन का नाम है रेस्ट्रिक्शन क्यू। अच्छा, 7 रेस्ट्रिक्शन है पर अपने एमसीक्यू के लिए काम का नहीं था। रेस्ट्रिक्शन क्यू, आप जो अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है उस पे जो इंटरेस्ट देते हो उस पे एक लिमिट लगा दिया। इंटरेस्ट देने पर लिमिट लगाना, इम्पोज द सीलिंग ऑन इंटरेस्ट रेट, रेगुलेशन क्यू। आप जो पैसे आप डिपॉजिट लेते हो तो आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा अगेंस्ट द डिपॉजिट, तो रेगुलेशन एम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये दो चीज पूछी जाने वाली है, रेगुलेशन क्यू और रेगुलेशन एम। इंटरेस्ट पे सीलिंग डालना रेगुलेशन क्यू, रिजर्व मेंटेन करना डिपॉजिट के सामने, रिजर्व मेंटेन करना इज डिपॉजिट रेगुलेशन एम। अभी मैं 3 बॉन्ड की बात करने वाला हूं, 3 बॉन्ड की बात करने वाला हूं, डोमेस्टिक बॉन्ड। मेरा एग्जाम्पल प्लीज सुनिए। रिलायंस बॉन्ड इश्यू करता है इंडिया में, वो भी रुपीज में। 3 स्टोरी, रिलायंस बॉन्ड इश्यू करता है इंडिया में, उसी की करेंसी रुपीज में, तो डोमेस्टिक बॉन्ड। रिलायंस बॉन्ड इश्यू करता है अमेरिका में, वो भी अमेरिका की करेंसी में, यूएस डॉलर में, फॉरेन बॉन्ड। रिलायंस इंडिया में बॉन्ड इश्यू करता है, वो भी इंडियन रुपी में, डोमेस्टिक बॉन्ड। रिलायंस बॉन्ड इश्यू करता है, वो भी अमेरिका में, उसकी करेंसी में, अमेरिकन यूएस डॉलर में, तो फॉरेन बॉन्ड। अभी अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है जो पूरे चैप्टर का सुर है। रिलायंस बॉन्ड इश्यू करता है जापान में, वो भी डॉलर में। अरे यार, जापान में डॉलर इज फॉरेन करेंसी, जापान में डॉलर इज फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी को कहेंगे यूरो करेंसी बॉन्ड या तो ऑफशोर बॉन्ड। वापस से ये बेस है, नहीं तो आगे नहीं समझ पाएंगे। रिलायंस बॉन्ड इश्यू करता है इंडिया में, वो भी इंडिया की करेंसी में, रुपीज में, डोमेस्टिक बॉन्ड। दूसरा, रिलायंस बॉन्ड इश्यू करता है वो भी अमेरिका में, वो भी अमेरिका की करेंसी में, डॉलर में, तो फॉरेन बॉन्ड। रिलायंस बॉन्ड इश्यू करता है जापान में, मगर वो अमेरिकन डॉलर में। अरे यार, जापान की करेंसी येन है, तो दूसरे कंट्री की करेंसी में, तो यूरो करेंसी बॉन्ड। अलग अलग टाइप के यूरो करेंसी बॉन्ड है। पहला जो बॉन्ड है कन्वेंशनल या तो स्ट्रेट यूरो बॉन्ड। दो विशेष बात, फिक्स ब्याज मिलेगा, फिक्स पीरियड के लिए पैसे रखे जाएंगे, फिक्स कूपन, फिक्स मैच्योरिटी डेट, स्ट्रेट बॉन्ड, स्ट्रेट यूरो बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, एफआरएन, इंटरेस्ट रेट जिसमें चेंज होता हो, कभी बढ़ता हो तो कभी कम होता हो, फ्लोट्स, गोज अप और गोज डाउन, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, जिसपे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, 100 रुपए का बॉन्ड है। जब भी आपको हम बॉन्ड बेचते हैं तो डिस्काउंट पे बेचते हैं। एकदम सिंपल भाषा में सुनिए, बॉन्ड 100 रुपए का है, मैंने तुम्हें बेचा तो तुमसे 80 रुपया लिया। कितना लिया? 80 रुपया। और जब मैंने परत दिया पैसा तो तुम्हें 100 दिया, फेस वैल्यू। ओके, मतलब लिया कितना? 80, वापस कितना दिया? 100। इंटरेस्ट नहीं दिया, दौड़ेगा? चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा सर, मेरे भी 80 लो, क्योंकि परत 100 मिलने वाले हैं, ब्याज नहीं मिलेगा। चलेगा सर। तो उसका दूसरा नाम है अक्रूवल बॉन्ड। अच्छा, डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, इश्यू दैट डिस्काउंट, रिडीम दैट फेस वैल्यू, उसका दूसरा नाम है अक्रूवल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड,
अब जब बॉन्ड दिया जाता है शुरू में, वो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब डेट, डेट मतलब बोरोड फंड्स, एंड लेटर ऑन दैट बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर, बॉन्ड can be converted to equity share, then it is called convertible bond. High yield bond, junk bond, below investment grade, घटिया, उसका ग्रेड अच्छा नहीं है, घटिया बॉन्ड है, रिस्की बॉन्ड है, तो फिर हाई यील्ड बॉन्ड, तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। वॉल्ट डिज्नी ने एक बार एक बॉन्ड इश्यू किया, और वो बॉन्ड जो है वॉल्ट डिज्नी, अच्छा वॉल्ट, पहले वॉल्ट डिज्नी कार्टून फिल्म्स बनाती है, आप लोगों ने कभी देखा है, वो अलग अलग कार्टून फिल्म्स बनती है, तो तुमने उसका बॉन्ड खरीदा, पर उस बॉन्ड पर रिटर्न्स कितना मिलेगा? अगर पिक्चर अच्छी चली तो रिटर्न्स अच्छा मिलेगा, पिक्चर अच्छी नहीं चली तो फिर पैसा अच्छा नहीं मिलेगा। सो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो डिपेंड है उसका परफॉर्मेंस पे, पिक्चर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। तो नेक्स्ट, पहले तो 3 बॉन्ड देखे, टाइप्स ऑफ यूरो बॉन्ड देखे। क्रॉस लिस्टिंग, पहले तो क्रॉस लिस्टिंग का मतलब समझो। व्हेन यू लिस्ट योर शेयर्स वन और मोर फॉरेन एक्सचेंज, बराबर हिंदी में एक शेयर बाजार से ज्यादा शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर लिस्टेड है, क्रॉस लिस्टिंग। यानी स्टॉक ऑफरिंग, बराबर सुनिए प्लीज, refers to stock issued by foreign companies which is issued, पहला पॉइंट, issued, traded in United States, denominated in United Dollars, मतलब बॉन्ड जो अमेरिका में इश्यू हुए हैं, अमेरिकन डॉलर में इश्यू हुए हैं, अमेरिका में खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ट्रेड होता है। ओके, बॉन्ड which is issued, पहला पॉइंट, and traded, दूसरा पॉइंट, in US, United States, तीसरा पॉइंट, denominated in US dollar, चौथा पॉइंट। इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट बेंचमार्क, आप अगर सेमेस्टर 5 में आईएपीएम पढ़े हो, वहां पर हमने बेंचमार्क की बात की है आईएपीएम के 3rd चैप्टर में, उधर टेक्निकल नाम है इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, नैस्डैक कंपोजिट, ऐसा सब हमने पढ़ाया था। तो जो वो तो सेंसेक्स जो है वो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का था, निफ्टी जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक कंपोजिट जो था वो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज का था। अच्छी बात है, हम कोई इंटरनेशनल बेंचमार्क दिखाओ, डीजेआईए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, 35 कंपनीज का जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूएस कंपनी है, उधर एस कैपिटल होना चाहिए था, तो वो सारों का जो एवरेज लेते हैं वहां पर बनता है इंटरनेशनल इक्विटी बेंचमार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीजे, अभी कोरोना की वजह से डीजेआईए थोड़ा नीचे आया, तो हेडलाइंस आई थी कि डीजेआईए हैज ड्रॉप्ड। आपको जो रिटर्न्स मिलता है उस रिटर्न से, अरे यार आईएपीएम में कितनी बार सिखाया गया है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए, उधर जो रिटर्न्स मिलता है वो रिटर्न्स के 2 पार्ट है। 2% I am getting extra because I am exposed to risk because I have given money to you. So normally सबको मिलता है रिस्क फ्री रिटर्न 8%, पर मुझे 2% रिस्क प्रीमियम मिलेगा, सो मुझे कुल मिलाकर रिटर्न्स कितना मिलेगा, 10%। आजकल ये इक्विटी शेयर, शेयर बाजार का धंधा बहुत बढ़ चुका है। किसके वजह से? 2 रीजन दिए गए हैं, लिबरलाइजेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी हमने देखा ना, फेडवायर देखा, स्विफ्ट देखा, टेलीग्राफिक ट्रांसफर देखा, एडवांस टेक्नोलॉजी अभी अभी देखा ना, सब तुरंत रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सब हमने देखा कि नहीं। अलग, पर ये इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क है। तूने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो और तू बेचने जाए और बिके नहीं, रिस्क है। हाँ, यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू कैश, लिक्विडिटी रिस्क। लॉन्जिटिविटी रिस्क, हिंदी में बोल दूं, बहुत सिंपल है, औकात से ज्यादा खर्च किया,
तेरी लायकी से ज्यादा तूने काम अपने सर पे लिया। अरे पैर उतने फैला जितनी तेरी चद्दर है। 500 रुपए की खर्च करने की कैपेसिटी है तो मे भी 200 रुपया खर्च कर, पर तूने आउट लिविंग लायकी से ज्यादा तूने क्या कर दिया, रिस्क लिया। लॉन्जेटिविटी, लॉस इन परचेजिंग पावर, सब कुछ महंगा हो गया है। अरे यार पहले 10,000 में जो मिलता था अभी उसी 10,000 में कम सामान मिल रहा है। इन्फ्लेशन रिस्क, यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट इनटू कैश, लिक्विडिटी रिस्क। लाइकी से औकात से ज्यादा खर्च किया, लॉन्जेटिविटी रिस्क। महंगाई बढ़ गई, परचेजिंग पावर रिस्क। अभी हम जो नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं वो 3 ब्लू कलर के जो बॉक्स है, अगर वो आप नहीं बराबर सीख रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। रिलायंस इंडियन कंपनी है, पैसे की जरूरत है, फाइन। क्या करता है, अपने शेयर्स बेचता है इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी बैंक। मैंने बैंक नहीं लिखा है। अभी एग्जांपल, ये डिपॉजिटरी अमेरिका का है तो डिपॉजिटरी बैंक कहां की है, अमेरिका की है। शेयर्स बेचे किसके नाम पे, डिपॉजिटरी बैंक के नाम पे। फिर ये जो अमेरिका की डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या करती है, डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू करती है। डिपॉजिटरी रिसीट जो इन्वेस्टर ने खरीदा उसके नाम का। अच्छा, रिलायंस शेयर बेचता है डिपॉजिटरी बैंक को, डिपॉजिटरी बैंक रिसीट इश्यू करती है इन्वेस्टर को। अभी ये जो प्रोसेस है अगर अमेरिका में होता है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर। और ये प्रोसेस पूरे विश्व में कहीं पर भी होता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। वापस, इंडियन कंपनी रिलायंस, पैसे की जरूरत, शेयर्स बेचता है, उस शेयर्स पे नाम किसका है, डिपॉजिटरी बैंक का नाम। सी ओरिजिनली देयर आर 7 पार्टीज, ओरिजिनली ये 14 स्टेप्स का आंसर है, पर अभी अपने को एमसीक्यू है उसके लिए मेरे को मैं कस्टोडियन बैंक और वो सब मैं नहीं डिटेल में जा रहा हूं। और आपको भी ये जो 5 चैप्टर हम जो कर रहे हैं, ये जो स्लाइड में 5 चैप्टर्स विच वी आर डूइंग, रिक्वेस्ट है प्लीज आप मिनिमम 3 बार सुनना, लिख लिख के करना और नीचे दिए गए सारे एमसीक्यू सॉल्व करना, यू विल बी किंग। शेयर्स बेचे रिलायंस ने डिपॉजिटरी बैंक के नाम पे। डिपॉजिटरी बैंक इंडियन फर्म है कि फॉरेन की फर्म है, फॉरेन की फर्म है। और उस फर्म ने इन्वेस्टर को जो पावती दी, रिसीट दिया, और ये प्रोसेस अगर अमेरिका में हुआ तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और यही प्रोसेस अगर कहीं भी पूरे विश्व में होता है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। नीचे का पॉइंट्स देखिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट डिनोमिनेट्स इन यूएस डॉलर ओनली। Global depository receipt can be denominated in any currency. There are types of ADR, but there are no types of GDR. Unsponsored ADR, पहले तो ये unsponsored का मतलब समझो। डिपॉजिटरी कंपनी और रिलायंस के बीच में, डिपॉजिटरी और रिलायंस के बीच में कोई एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है। क्या बुलाएंगे, अनस्पॉन्सर्ड। इनिशियली सुनो, ये तो अनस्पॉन्सर्ड है, अनस्पॉन्सर्ड है तो ये एडीआर कहां बिकेगा, ओवर द काउंटर, ओटीसी, ओवर द काउंटर, ओटीसी। मतलब शेयर बाजार में नहीं बिकेगा, हाँ नहीं बिकेगा। ऑनलाइन बिकेगा, हाँ ऑनलाइन बिकेगा। तो ऑनलाइन जो बिकता है उसको क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर। There are different types of ADR. Level 1, Level 2, Level 3, Section 144A होना चाहिए था, Regulation S। पर मैं मेरी सिंपल भाषा में सुनना, Level 1 मतलब घटिया और Level 3 मतलब बेस्ट। Level 1 मतलब घटिया
और लेवल 3 मतलब बेस्ट। तो लेवल 3 वाला क्या करता है वो बराबर सुनो, कंप्लाई विथ यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप हिंदी में। लेवल 3 वाला क्या करता है, प्लीज एमसीक्यू में लेवल 3 का पूछा है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है, क्या करता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। दूसरा पार्ट, जो जैसे इंडिया में सेबी है, बराबर है, वहां पर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी, सिक्योर उनके साथ रजिस्टर भी करता है। कौन, जो बेस्ट है, लेवल 3 सबसे बेस्ट है। सो टाइप्स ऑफ एडीआर में अनस्पॉन्सर्ड, पर वो शेयर बाजार में बिकता है, नहीं सर वो घटिया है। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब है ऑनलाइन बिकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआर, घटिया लेवल 1, बेस्ट लेवल 3। क्यों, क्योंकि गैप भी फॉलो करता है और रजिस्ट्रेशन विद एससीसी भी करता है। अभी जैसे इंडियन कंपनी को पैसे की जरूरत है, इंडियन कंपनी को पैसे की जरूरत है, हाँ, तो यहां पर नीचे के पहले 3 ब्लू बॉक्स देखिए। फॉरेन कंपनी को पैसे की जरूरत है, इंडिया आता है, इंडिया के डिपॉजिटरी के नाम पे शेयर्स बेचता है। फॉरेन कंपनी को पैसे की जरूरत है, इंडिया आते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी को के नाम पे शेयर्स बेचता है, फिर वो इंडियन डिपॉजिटरी अलग अलग इन्वेस्टर्स को बेचता है। वो इंडियन डिपॉजिटरी, तो वो जो पावती है डिपॉजिटरी रिसीट पर, ये प्रोसेस कहां पर हुआ, इंडिया में हुआ, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। लास्ट पॉइंट देखिए, कौन सी करेंसी में प्रोसेस होता है, इंडियन रुपी। अच्छा, एडीआर कौन सी करेंसी में, ए अमेरिकन, यूएस डॉलर, जीडीआर कोई भी करेंसी, और आईडीआर इंडियन रुपी में ही। विशेष बात, पहला पॉइंट देखिए, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कम से कम कितना होना चाहिए, 100। सी इंडिया ने भी कंडीशन रखी है, आप आकर यहाँ पर बेचो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व 100 मिलियन का होना चाहिए, एवरेज टर्नओवर 500 मिलियन होना चाहिए लास्ट 3 साल में, डिविडेंड डिक्लेयर 10%, और डिनोमिनेटर, तो ये कंडीशन आपको एमसीक्यू के लिए बाय हार्ट करना है। कैपिटल बजटिंग, ये चैप्टर का पहले मतलब है, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, कौन बताएगा कि भाई ये शेयर में इन्वेस्ट करो, ये शेयर में इन्वेस्ट नहीं करो, कौन बताएगा, कैपिटल बजटिंग। Overall objective of capital budgeting is to maximize profitability of the firm. वॉलमार्ट ने एक नया रिटेल आउटलेट खोला, तो उसको कहते हैं एक्सपांशन, उसको क्या कहते हैं, एक्सपांशन। संक कॉस्ट, वो खर्चा जो हुआ है पर वो पैसा कभी रिकवर नहीं होएगा, आप प्रोजेक्ट डालो कि प्रोजेक्ट नहीं डालो, पर जो शुरुआत में इनिशियल आउटले, शुरुआत में जो पैसा खर्च हुआ वो पैसा रिकवर नहीं होएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ कॉर्पोरेट मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इट्स होम कंट्री। मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनो। कोई अपनी इंडिया की कंपनी फॉरेन में है, पैसे फॉरेन में कमाती है, वहां ही रहने देती है, इंडिया लाती नहीं है, पूछो क्यों, तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा ना भाई, इंडिया लाएगी तो इंडिया की गवर्नमेंट कोई एफर्ट्स डालती है कि टैक्स कम करके देती है, कि कोई सुविधा प्रोवाइड करती है ताकि वो कंपनी पैसा अपने घर वापस लेकर आए, तो उसको कहते हैं रिपैट्रिएशन। एक सिंपल हिंदी वर्ड है, आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड दिस हिंदी वर्ड, घर वापसी। इट्स अ वेरी वेरी फेमस हिंदी वर्ड, घर। इंडियन कंपनी ने फॉरेन में धंधा किया, प्रॉफिट हुआ, वो पैसा उसने वहीं पर ही फॉरेन में ही वहीं पर ही वो पैसा क्या किया, उसने रहने दिया। क्यों, अगर वो इंडिया लाएगा तो क्या भरना पड़ेगा, टैक्स, तो उसने इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स कम करके दिया ताकि वो पैसा इंडिया में लेकर आए, पैसा घर वापसी किया जाए, रिपैट्रिएशन। ओके, तो आज के वीडियो कोर्स में हमने 5 चैप्टर कवर अप किए। आज के वीडियो कोर्स में हमने कितने चैप्टर्स कवर अप किए, 5 चैप्टर। प्लीज वीडियो 2 बार देखिए, नीचे दिए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, विल सी यू अगेन। सद्गुरुदेव की जय, बाय।